हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के भी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज आप लोग को हम पीजी सेमेस्टर 3 का कुछ लेसन बताने वाले और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग के समक्ष नहीं आ पाए थे। इसके लिए मुझे खेद है, ठीक है। अब आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। और आप लोग को एग्ज़ाम के मद्देनजर रखते हुए हम सारे लेसन को आप लोग को कराने का प्रयास करेंगे और इतने सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। सिर्फ हमारा वीडियो 3 से 4 बार आप देखिएगा तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि ये लेसन, ये सिलेबस हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा चैप्टर क्या बोल रहा है, ताकि आप लोग एग्जाम में काफ़ी सरल तरीके से लिख पाए और ऐसा लिखें कि एग्जामिनर को लगे भी कि आप लिखे हैं और आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। प्रिय स्टूडेंट, आप उम्मीद के साथ हम बताते हैं कि आप लोग लिखिएगा अच्छा, ठीक है। सेमेस्टर 2 में हम जितने लेसन पढ़ाए थे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिखेंगे और अच्छा मार्क्स भी आया होगा, ठीक है। और आप लोग हमारा वीडियो किस किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। आज जो हमारा लेसन है प्रिय स्टूडेंट, हमारा लेसन है उत्तर उपनिवेशिक राज्य लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी, ठीक है। हम जो आज पढ़ाने वाले हैं उत्तर उपनिवेशिक राज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है एक्सटर्नल के तौर पर जो दिया जाता है, एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट होते हैं, एग्जामिनर एक्सपर्ट होते हैं, उसके तौर पर जो क्वेश्चन जो जारी कर सकता है, ठीक है। तो हम अपने से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर उपनिवेशिक से क्या समझते हैं, उपनिवेशवाद के समाप्ति के बाद विकासशील देशों की स्थिति का वर्णन करें। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर उपनिवेशिक क्या होता है, इसके अर्थ का वर्णन करें और उपनिवेशवाद के समाप्ति के बाद विकासशील देशों की स्थिति का वर्णन करें। उपनिवेशवाद के समाप्ति के बाद विकासशील देश की स्थिति का वर्णन करें कि उपनिवेशवाद जब समाप्त हुआ उसके बाद विकासशील देश की स्थिति क्या थी, कि किस एंगल से कहां तक हद तक सही था, इसके बारे में वर्णन करने बोल रहे हैं प्रिय स्टूडेंट। और काफी सरल शब्दों में आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। आप किस किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं कि हम इस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं और सेमेस्टर 2 में हम जितने भी लेसन पढ़ाए थे आप लोग को फायदा हुआ या नहीं हुआ वो भी आप लोग कमेंट करके आवश्यक बताएं, ताकि आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं आप लोग के लिए और कंटेंट हम ढूंढने का प्रयास करते हैं और सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है। पहला है प्रिय स्टूडेंट कि उत्तर उपनिवेशिक राज्य शब्द का प्रयोग तीसरी दुनिया के उन स्वतंत्र राज्यों के लिए किया गया। क्या? उत्तर उपनिवेशिक राज्य शब्द का प्रयोग जो है तीसरी दुनिया की उन स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए किया गया है जो विकास के क्रम में अत्यंत पिछड़े हैं। देखिए, तीसरी दुनिया किसे कहते हैं? जो नए स्वतंत्र देश हैं, जो नए स्वतंत्र देश हैं जो विकास के प्रारंभिक अवस्था से गुजर रहे हैं। क्या? जो विकास के प्रारंभिक अवस्था से गुजरे उसे नए स्वतंत्र देश कहते हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। या और बोल सकते हैं कि ये काफ़ी इसकी समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे देश जो विकास के प्रारंभिक अवस्था से गुजर रहे हैं, जहां प्रति व्यक्ति आय अत्यंत निम्न है, जहां बेरोजगारी गरीबी चरम सीमा पे है, लोगों का रहन सहन निम्न है, जहां का औद्योगिक प्रगति नहीं हुई है, तकनीकी की कमी है, ऐसे देशों को विकासशील देश की स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। ये यहाँ बोला गया है। पिछड़े देशों के तुलना में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आते हैं। और बात करें तो पिछड़े देशों में कौन आते हैं? तो पिछड़े देशों में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश आते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या 130 से लेकर 180 है। और जिसकी संख्या की बात करें तो 130 से लेकर 180 है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। विकासशील देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र होने वाले राज्यों की संख्या अधिक है। और बात करें तो विकासशील देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र होने वाले की संख्या अधिक है। क्या? स्वतंत्र होने वाले की संख्या अधिक है प्रिय स्टूडेंट। उसके बाद अधिक होने के कारण वहां पे अधिक हुआ, उसके बाद
लैटिन अमेरिका, उसके बाद लैटिन अमेरिका के देश द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत पहले स्वतंत्र हो चुके थे। ठीक है, हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका की। जो लैटिन अमेरिका है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत पहले स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन वे आज भी विकास के मापदंड से एशिया अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राज्यों के समकक्ष माने जाते हैं। भले ही वो बहुत पहले स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र राज्यों के समकक्ष माने जाते हैं। इसी कारण उन्हें भी तीसरी दुनिया के देशों की सूची में सम्मिलित किया जाता है। तीसरी दुनिया किसे कहते हैं? जो नए स्वतंत्र हुए हैं, जो नए स्वतंत्र राज्य हैं, ठीक है, उसे तीसरी दुनिया कहते हैं। ठीक है, और सम्मिलित किया गया प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, क्या सम्मिलित किया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन देशों में अलग अलग राजनीतिक प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, देखिए जब स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सब देश अलग अलग, आप बात करें श्रीलंका अलग, म्यांमार अलग, भारत अलग, सब देश अलग अलग राजनीतिक प्रणाली का अपना रहे थे। जिसको जो अच्छा लग रहा था वो अपना रहा था। ठीक है, परंतु सभी का उद्देश्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज कर, और सभी देश का जो था आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना था। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, उसके बाद परंतु सभी का उद्देश्य होता है, सभी का उद्देश्य था कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज कर लोगों की तकलीफ को दूर करना। हम बोलने का मतलब है कि मान लीजिए ये आपका भारत है, ये भारत है, मान लीजिए ये श्रीलंका है, ठीक है, लेकिन सबका उद्देश्य तो सब तो अलग अलग राजनीतिक प्रणाली, लेकिन ये सबका मात्र एक ही उद्देश्य था। एक ही उद्देश्य क्या था? कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज कर लोगों की तकलीफ को दूर करना था। क्या? आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज कर लोगों की तकलीफ को दूर करना था। और वास्तव में भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रणाली वाले देशों से कुछ में तीव्र गति से विकास हो रहा था, और बात करें तो भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रणाली वाले देशों से कुछ में तो तीव्र गति से विकास हो रहा था, कुछ में मध्यम गति से, और कुछ देश आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में स्वतंत्रता से पूर्व थे। कुछ देश काफ़ी तेजी से विकास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा होता है जिसमें वह जन्म लेता है, उसमें मान लीजिए ये एक बच्चा है। ठीक है, ये एक बच्चा है प्रिय स्टूडेंट। अगर ये जन्म लेता है तो मान लीजिए जन्म लेता है तो इस बच्चे का दिमाग काफ़ी तेज होता है, तो ये आगे बढ़कर काफ़ी तेजी से विकास करता है। मान लीजिए दूसरा बच्चा है, अगर इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो ये विकास जल्दी जल्दी नहीं कर पाता है। यहाँ इसी बात को बोला गया है, कोई देश से काफ़ी तीव्र गति से विकास कर रहा है, कोई मध्यम गति से विकास कर रहा है, और कोई उसी स्थिति में जब स्वतंत्रता से पूर्व थी, स्वतंत्रता से पूर्व उसी स्थिति में है। ठीक है, तीसरी दुनिया के देशों में उपनिवेशवाद के समाप्ति के पश्चात निम्नलिखित राजनीतिक प्रणाली स्थापित हुई। और बात करें तीसरी दुनिया के देशों में उपनिवेशवाद के समाप्ति के पश्चात निम्नलिखित राजनीतिक प्रणाली स्थापित हुई। ठीक है, उसके बाद आप लोग को पॉइंट याद रखना है। देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, उस पॉइंट के आधार पर आप लोग पूरा उस सेंटेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है परंपरागत राजनीतिक प्रणाली वाले देश। देखिए परंपरागत राजनीतिक प्रणाली वाले देश का अर्थ होता है कि जो परंपरा से चला आ रहा है, परंपरा से चला उसे परंपरागत राजनीतिक प्रणाली वाले देश कहते हैं। और इसको हम आप लोग को अभी पूरा डिफाइंड करके बता रहे प्रिय स्टूडेंट, पूरा लिख कर विस्तार से आप लोग को बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आप किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, किन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ताकि हम और मोटिवेट होते प्रिय स्टूडेंट। मोटिवेट होने के बाद आप लोग को और अच्छे तरीके से पढ़ाने के हम प्रयास करते हैं। जितने सरल शब्दों में मुझे होता है उतने सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोग के चलते हम दिन रात एकदम प्रयास करते रहते हैं कि जितने सरल शब्दों में आप लोग को हम बताने का प्रयास करें। ठीक है, दूसरा है बहुतंत्र। ठीक है, दूसरा है बहुतंत्र। तीसरा है मार्क्सवादी या साम्यवादी व्यवस्था वाले देश। देखिए आप लोग को याद करना, पहला परंपरागत राजनीतिक प्रणाली वाले देश, दूसरा बहुतंत्र, तीसरा मार्क्सवादी या साम्यवादी व्यवस्था वाले देश। ठीक है, नेक्स्ट है वर्गतंत्रीय व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था वाले देश, अर्ध संयोजनात्मक प्रणाली वाले देश, सैनिक तंत्रीय व्यवस्था वाले देश। पहला क्या?
परंपरागत राजनीतिक प्रणाली वाले देश, दूसरा बहुतंत्र, तीसरा मार्क्सवादी या साम्यवादी व्यवस्था वाले देश, चौथा वर्गतंत्रीय व्यवस्था, पांचवा समाजवादी व्यवस्था वाले देश, अर्ध संयोजनात्मक प्रणाली वाले देश, सैनिक तंत्रीय व्यवस्था वाले देश। क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते ऐसा पॉइंट को रटा दे ताकि आप लोग एग्जाम लिखने जाए ना तो ये पॉइंट याद रहे, आप लोग को ज़्यादा कठिनाई नहीं कर सामना नहीं करना पड़ेगा और आप लोग काफ़ी सरल शब्द और काफ़ी आसानी में आराम से लिख सकते हैं प्रिय स्टूडेंट, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, और अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुँचा दे ताकि वो भी अच्छे मार्क्स लिख कर ला सके प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? तो पहला पॉइंट आप लोग को अभी हम बताएं तो पहला पॉइंट था परंपरागत राजनीतिक प्रणाली वाले देश। ठीक है, तो इसमें बोला गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ राष्ट्रों में आज भी परंपरागत राजनीतिक प्रणाली चली आ रही है। बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उसके पश्चात कुछ राष्ट्रों में आज भी परंपरागत राजनीतिक प्रणाली चली आ रही है। अर्थात हम बात करते हैं, अर्थात आज भी राजतंत्रीय प्रणाली पाई जाती है और कई देशों में आज भी राजतंत्रीय प्रणाली पाई जाती है। ऐसे देशों की संख्या बहुत कम है क्योंकि अक्सर देशों में पहले राजतंत्रीय व्यवस्था थी लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बहुत से देशों में राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ऐसे देशों की संख्या बहुत कम है। पर जब राजतंत्रीय जो प्रणाली है वो आज के समय में इसकी संख्या बहुत कम है, जिसमें सऊदी अरबिया, ठीक है, मैक्सिको आदि का नाम आता है, जिसमें सऊदी अरबिया, मैक्सिको आदि का नाम आता है। ठीक है, इन देशों की राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत शासन व्यवस्था वंशानुगत राजाओं के हाथों में है। हम बात करते हैं तो इन देशों की राजनीतिक प्रणाली होता है, वो राजनीतिक प्रणाली के अंदर शासन व्यवस्था होता है वो वंशानुगत राजाओं के हाथों में होता है। जैसे बोला जाता है ना, मान लीजिए कि ये एक आदमी, ठीक है, और इसका ये पुत्र है, ठीक है, ये पुत्र है। तो अगर मान लीजिए अगर ये शासन यहाँ शासन कर रहा है, अगर इसका किसी वर्ष इसका कारण इसका मृत्यु हो जाता है तो इसका कारभार ये संभालेगा, इसी को बोलते हैं वंशानुगत राजाओं के हाथों में है तथा वहाँ शक्तियाँ निश्चित रूप से केंद्रीकृत है और वहाँ की शक्तियाँ निश्चित रूप से केंद्रीकृत है। यहाँ की जनता को राजनीतिक शक्तियाँ बहुत कम प्राप्त होता है। मान लीजिए जहाँ पर एक आदमी की सत्ताधारी शक्तियाँ प्राप्त होगी वहाँ पे कई लोगों की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होगी, वे एक हाथों में शक्तियाँ होती है, वे निरंकुश हो जाता है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा। प्रेसों की आज़ादी नहीं के बराबर थी। आज हमारे भारत की बात करें तो प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है, और प्रेस के बिना आजकल कुछ भी नहीं है क्योंकि प्रेस के अंदर इतनी पावर होती है कि वे हर एक सच्चाई को दिखा सकते हैं। प्रेस है, आज प्रेस की आज़ादी हमारे भारत में दिया गया है, लेकिन बात करें प्रेसों की आज़ादी नहीं के बराबर थी। ठीक है, इन देशों में क्रांति की संभावना हमेशा बना रहता था और उन देशों में हमेशा क्रांति, भय का माहौल बना रहता था। ऐसी व्यवस्था में अस्थायित्व अधिक होता है और ऐसी व्यवस्था की बात करें तो अस्थायित्व अधिक होता है, अर्थात विकास के अच्छे नतीजे प्राप्त होते हैं फिर भी विकास का लाभ राजा, कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग या नौकरशाही हड़प जाते हैं। विकास के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं लेकिन विकास का लाभ किसको मिलता है? तो राजा, कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग या नौकरशाही आदि हड़प जाते हैं, आम जनता तक यह लाभ नहीं पहुंच पाता है। देखिए, लाभ तो होता है लेकिन लाभ किसको मिलता है? तो जो वहाँ पे राज कर रहा है, जो वहाँ पे शासन चला रहा है, यहाँ की जनता त्राई त्राई कर रही है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी बात यहाँ है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। इन देशों में राजनीतिक स्वतंत्रता और मानव अधिकार की सख्त कमी पाई जाती है और इन देशों की बात करें तो स्वतंत्रता और मानव अधिकार की सख्त
कमी पाई जाती है। देखिए सेमेस्टर 3 में आपका मानव अधिकार भी है, आपको मानव अधिकार भी पढ़ाएंगे और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। पीजी सेमेस्टर 3 का सारा लेसन हम आपको बताएंगे, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको मटेरियल मिलेगा पीजी सेमेस्टर 3 का तो के भी स्टडी ग्रुप में ही मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा, और एकदम शानदार नोट्स भी मिलेगा, ठीक है, और आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है बहुतंत्र, ठीक है, दूसरा है बहुतंत्र प्रिय स्टूडेंट। तो बात करते हैं तीसरी दुनिया के कुछ देशों में बहुतंत्र पाए जाते हैं। ये देश प्रायः प्रजातांत्रिक देश है। तीसरी दुनिया के कुछ देशों में बहुतंत्र पाए जाते हैं। ये देश प्रायः प्रजातंत्रीय देश है। इन देशों में बराबर निश्चित समय पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होते रहते हैं। हम बात करें तो इन देशों में बराबर निश्चित समय पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होते रहते हैं। जहाँ पे लोकतंत्र होगा, जहाँ पे बहुतंत्र होगा, वहाँ पे एकदम निष्पक्ष भाव से चुनाव होगा, समय पे चुनाव होगा। इन देशों में लोगों की स्वतंत्रता पूर्वक सोचने और अपने विचार रखने का अधिकार है। जिन देशों में बहुतंत्र होता है वे आदमी वहाँ पे आसानी से सोच सकता है, आसानी से वहाँ पे रह सकता है, और आसानी से वहाँ विचार विमर्श कर सकता है। यहाँ की जनता को वैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रकट करने का अधिकार होता है, और वहाँ की जनता को वैधानिक तरीके से अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। वे अपने बातों को आसानी से प्रकट कर सकते हैं। यहाँ की शासन निरंकुशता को रोकने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है, और यहाँ की शासन की निरंकुशता को रोकने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है। और अपनाने के साथ यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, और इसके साथ साथ स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इन देशों में विधि का शासन पाया जाता है, और इन देशों में विधि का शासन पाया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। ऐसे देश में भारत श्रीलंका आदि का नाम आता है। कौन? भारत श्रीलंका आदि का नाम आता है। बहुतंत्र में वहाँ पे वहाँ पे सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वहाँ पे हम किसी को बोल सकते हैं। आप एक संवैधानिक तरीके से आप अपने बातों को रख सकते हैं। ये आपको बहुतंत्र में ये फायदा है। मार्क्सवादी और साम्यवादी व्यवस्था वाले देश। कौन? मार्क्सवादी और साम्यवादी व्यवस्था वाले देश यहाँ बोला गया है। तो आपका ये तीसरा पॉइंट होगा, और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें प्रिय स्टूडेंट। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, ताकि आप लोग को और सरल तरीके से हम बता दें। आप हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो हम और मोटिवेट होते हैं, और आप लोग को सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं। तो तीसरी दुनिया के कुछ अब बात करें तो तीसरी दुनिया के कुछ देशों ने मार्क्सवाद के आधार पर शासन और प्रशासन का संचालन होता है। बात करते तीसरी दुनिया के कुछ देशों में मार्क्सवाद के आधार पर शासन और प्रशासन का संचालन होता है। इन देशों में प्रमुख है अल्जीरिया, वियतनाम, क्यूबा, घाना, उत्तरी कोरिया आदि। ठीक है, कौन कौन देश है? अल्जीरिया, वियतनाम, क्यूबा, घाना, उत्तरी कोरिया आदि। तीसरी दुनिया के ये देश साम्यवादी विधान वाले आवश्यक है, लेकिन पश्चिमी साम्यवादी व्यवस्था वाले देश अलग घटक के हैं। यहाँ विभिन्नताएं होता है, और उनके अविकसित होने का परिणाम है। इन देशों में सिर्फ साम्यवादी दल की मान्यता प्राप्त है, जो कि केंद्रीकृत राजनीतिक दल है। और बात करें तो यहाँ की शासन वास्तव में एक दल और एक नेता के द्वारा निर्देशित, यहाँ की एक दल और एक नेता के द्वारा निर्देशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? तो एक नेता और एक दल के द्वारा यहाँ का निर्देशन प्राप्त होता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, एक दल और एक नेता के द्वारा यहाँ निर्देशन प्राप्त होता है, इस बात को यहाँ दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्गतंत्रीय व्यवस्था। ठीक है, वर्गतंत्रीय व्यवस्था आपका नेक्स्ट पॉइंट है।
तो 9 स्वतंत्र देशों में कुछ देशों के अंतर्गत वर्गतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हुई है, और 9 स्वतंत्र देशों में कुछ देशों के अंतर्गत वर्गतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हुई है। वर्गतंत्र का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन ना होकर कुछ व्यक्तियों के हाथों का कुछ व्यक्तियों के हाथों में शासन का अधिकार देना। कहने का मतलब है कि 10 आदमी है तो उस 10 आदमी के हाथ, मान लिया यहाँ पे 10 आदमी है तो इस 10 आदमी के हाथों में अधिकार देना, उसे ही हम वर्गतंत्रीय व्यवस्था कहते हैं। एक व्यक्ति को अधिकार नहीं देना, उस सारे व्यक्ति का अधिकार देना। और राजनीतिक विशेषज्ञों ने लिखा है कि इस तरह के वर्गतंत्रीय व्यवस्था मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलती है। और राजनीतिक जो विशेषज्ञ होते हैं, जो राजनीतिक विद्वान होते हैं, उन्होंने बताया कि वर्गतंत्रीय व्यवस्था मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलते हैं। इस व्यवस्था में समानतावादी बड़े भूपतियों का शासन तत्व पैदा ले चुके हैं। और इस व्यवस्था में समानतावादी मतलब बड़े बड़े भूपतियों का शासन तत्व पैदा ले चुके हैं, जिन्होंने आर्थिक क्षेत्र का व्यवसाय या खेती के माध्यम से नए नए धनी वर्ग जिन्होंने आर्थिक क्षेत्र के व्यवसाय या खेती के माध्यम से नए नए धनी वर्ग का श्रीगणेश किया है। क्या नए नए धनी वर्ग का श्रीगणेश किया है? ऐसे पुराने समानतावादी तत्व पैदा ले चुके हैं जिन्होंने नए धनी वर्ग ने कुछ विदेशी तत्वों से गठजोड़ कर लैटिन अमेरिकी देशों में वर्गतंत्रीय व्यवस्था स्थापित कर लिया है। कुछ देशों से हाथ मिलाकर बातचीत कर गठजोड़ कर लैटिन अमेरिका देशों में वर्गतंत्रीय व्यवस्था स्थापित कर लिया है। ऐसे वर्गतंत्रीय व्यवस्था को देखने को यह मिलता है कि नेतृत्व परिवर्तन होते हैं, लेकिन इस नेतृत्व परिवर्तन में भ्रष्ट प्रणाली को अपनाकर सत्ता प्राप्त किया जाता है। नेतृत्व परिवर्तन होते हैं, विचार पर उसके बातों में कुछ अच्छी बातें आते, लेकिन वे भ्रष्ट प्रणाली को अपनाकर सत्ता प्राप्त किया जाता है और उसे वैध ठहराया जाता है। वर्गतंत्रीय व्यवस्था में चर्च, सेना, समानतावादी तत्व, नए धनी वर्ग और विदेशी तत्व एक साथ मिलकर गठजोड़ के आधार पर शासन चलाते हैं। कौन? तो चर्च, सेना, समानतावादी तत्व, नए धनी वर्ग और विदेशी तत्व एक साथ मिलकर गठजोड़ के आधार पर शासन चलाते हैं। ऐसे शासन और बात करते हैं तो ऐसे शासन को जन समर्थन प्राप्त नहीं होता, और ऐसे शासन को जन समर्थन प्राप्त नहीं होता क्योंकि यह लोगों के ऊपर जबरदस्ती शक्ति के आधार पर थोप दी जाती है। हम मान लीजिए हम आपको एक प्रेम भाव से बात करके हम इस काम को करने के लिए बोलेंगे तो आप कर दीजिएगा। अगर आपके ऊपर हम जबरदस्ती आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, आपको जबरदस्ती उस काम के लिए हम प्रेरित करेंगे, उस काम के लिए दबाव डालेंगे, उस काम को करने के लिए आपको दिन रात हम फोर्स करेंगे, तो आप परेशान होइएगा और आपके ऊपर वो जबरदस्ती थोपने का काम हो गया। और संक्षेप में यह ग्रुप समर्थित व्यवस्था है और जन समर्थित नहीं। ये समर्थित व्यवस्था है, जन समर्थित नहीं, क्योंकि सारे लोग का यहाँ पे ये मत नहीं होता, इसलिए इस बात को यहाँ दर्शाया गया है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका समाजवादी व्यवस्था वाले देश। कौन सा? तो समाजवादी व्यवस्था वाले देश आपका प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और तीसरी दुनिया के कुछ देशों में समाजवादी शासन व्यवस्था देखने को मिलती, बिल्कुल मिलता है। समाजवादी व्यवस्था हमको देखने को मिलता है। इन देशों में एक दलीय प्रणाली प्रचलन है, और इन देशों में एक दलीय प्रणाली प्रचलन है या एक दलीय प्रणाली को ही संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। या यहाँ पे या एक दलीय जो प्रणाली होता है उसको ही संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इन देशों की शासन प्रणाली केंद्र पर आधारित है, और इन देश की शासन प्रणाली वो केंद्र पे आधारित होती है और शक्तियां विकेंद्रीकृत नहीं है, और यहाँ शक्तियां बटी हुई नहीं होती है प्रिय स्टूडेंट। लेकिन इन देशों की सबसे बड़ी विशेषता, सिद्धांतता या आदर्शता प्रजातंत्र को बढ़ावा देना है। और इस देश में और इसकी सबसे बड़ी सिद्धांत या आदर्श या विशेषता है क्या? तो प्रजातंत्र को बढ़ावा देना है, अर्थात समाज के निचले स्तर तक न्याय और विकास को पहुंचाना। और इनका क्या है? तो समाज के निचले
निचले स्तर तक न्याय और विकास को पहुंचाना। इस व्यवस्था की ऐसी व्यवस्था वाले देश अपने देशों को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हैं और इस व्यवस्था की ऐसी व्यवस्था वाले देश अपने देशों को आत्मनिर्भर बनने में लगे हैं। ऐसे देशों की प्रमुख रूप में ऐसे देश प्रमुख रूप से तंजानिया, वर्मा आदि आते हैं। ऐसे समाजवादी व्यवस्था वाले देश राजनीतिक अस्तित्व से दूर रहते हैं और राजनीतिक अस्थायित्व से दूर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ध संयोजनात्मक राजनीतिक प्रणाली वाले देश। लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में सरकारें समाज के कुछ वर्गों के सहयोग से चलती है। बिल्कुल, देखिए लैटिन अमेरिका के कुछ ऐसे देश सरकारें समाज के कुछ वर्गों के सहयोग से चलती है, अर्थात यहाँ पे पूर्ण जनतंत्र का अभाव है और यहाँ पे पूर्ण रूप से जनतंत्र का अभाव है। सारे वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं है प्रायः इन देशों में क्षेत्रीय आधार पर प्रभावशाली परंपरागत वर्गों का नियंत्रण में सरकार चलती है। और बात करें तो क्षेत्रीय आधार पर प्रभावशाली परंपरागत वर्गों के नियंत्रण में सरकार चलती है। ऐसी व्यवस्था में ग्रामीण और शहरी प्रभावशाली वर्गों के बीच सत्ता प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय आधार पर प्रभावशाली परंपरागत वर्गों के नियंत्रण में सरकार चलती है, लेकिन ऐसी अवस्था में ग्रामीण और शहरी, मान लिए गांव के लोग और शहर के लोग प्रभावशाली वर्गों की भी सत्ता प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा चलती रहती, लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, उस बात को वहाँ बताया गया है और इन ही क्षेत्रों में प्रभावशाली वर्गों के बीच संतुलन कायम कर सरकारों का संचालन हो रहा है और इन ही दोनों के भी वर्गों के बीच संतुलन कायम कर सरकार का संचालन हो रहा है। इस प्रकार के देशों में चिली, कोलंबिया आदि का नाम आता है। ये समानतावादी बहुतंत्र के बीच वाले देश है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सैनिक तंत्रीय व्यवस्था वाले देश। ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, प्लीज अपने दोस्तों तक पहुंचा दे। ठीक है, नेक्स्ट है सैनिक तंत्रीय व्यवस्था वाले देश। तीसरी दुनिया के कुछ देशों में सैनिक शासन प्रणाली देखी जाती है। इन देशों में उपनिवेशवाद की समाप्ति के पश्चात प्रजातंत्रीय व्यवस्था की स्थापना हुई, लेकिन यह व्यवस्था क्षेत्र के लोगों को समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाई। समस्या का समाधान नहीं कर पाई। फलतः सैनिक क्रांतियां हुई और इसके कारण सैन्य के प्रभावशाली तत्वों बहुत से देशों में सैनिक तंत्र की स्थापना हुई। जब समस्या का समाधान नहीं होगा तो आपसी में तनाव होगा, तनाव से आपसी में संघर्ष होगी, संघर्ष से लड़ाई होगा तो एक हिंसात्मक तरीके तक पलटकर शासन आएगा और सैनिक तंत्रीय व्यवस्था स्थापित हुई। जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार में सैनिक तंत्र बहुत दिनों तक चला। प्रिय स्टूडेंट, हम बात करें सैनिक तंत्र व्यवस्था को, श्रीलंका भी काफ़ी दिनों तक यहाँ 26 सालों तक लगातार यहाँ पे शासन तख्ता पलट की चली और यहाँ पे शासन लगातार यहाँ कायम रहा और आज के समय में श्रीलंका में पहले की स्थिति में अभी काफ़ी सुधार हुआ है। प्रिय स्टूडेंट, उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद विकासशील देशों में कई प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई है। ठीक है, उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद प्रायः यह देखा गया कि बहुत कम देशों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्थापित कर सकी है और बहुत कम देशों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्थायित्व प्राप्त कर सकी है। अधिकतर देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था से अलग हटकर अन्य प्रकार के शासन को तरीका देखने को मिलता है। ठीक है, उसको छोड़कर अनेक प्रकार की शासन की व्यवस्था देखने को मिलता है। कुछ समय पूर्व राजनीतिक विचारकों ने एक सर्वेक्षण के आधार पर बतलाया कि उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद 12 देशों में राजतंत्र, देखिए ये आप लोग को लिखना है क्योंकि आप लोग को हर एक जो फैक्ट डाटा होता है ना वो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि आप किसी व्यक्ति का वो कॉपी चेक कर रहा है जिसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण, ज़्यादा लिखना भी नहीं है। ठीक है,
आप उतना ही लिखे जो एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये बंदा अच्छा लिखा है। आप लोग को 7 से 8 पेज लिखना है, एक क्वेश्चन का प्रश्न निकला है और उसमें एक सटीक सटीक उत्तर देना है, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि ये काफ़ी अच्छा लिखा है और मार्क्स भी अच्छा आएगा। ठीक है। 12 देशों में राजतंत्र, 5 देशों में पुरुष वर्ग तंत्र, 10 देशों में नवीन वर्ग तंत्र, 3 देश में समाजवादी व्यवस्था, 5 देश में सैनिक प्रणाली, 5 देशों में साम्यवादी व्यवस्था और 15 देशों में बौद्ध तंत्र देखने को मिला। इन देशों में सत्ता का हस्तांतरण काफ़ी अव्यवस्थित रूप से होता रहा, और इन देशों में बात करें तो सत्ता का हस्तांतरण यानी सत्ता का विघटन का काफ़ी अव्यवस्थित रूप से होता रहा। अर्थात इन इन देशों में सत्ता हस्तांतरण निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया और निश्चित कार्यकाल को पूरा किए बिना सत्ता का हस्तांतरण होता रहा। और संवैधानिक रूप से हम बात करें तो संवैधानिक प्रक्रिया तो निश्चित कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और सत्ता का हस्तांतरण हो गया या विघटन हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विकासशील देशों में धीरे धीरे लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित हो रही है, और विकासशील देश में धीरे धीरे लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित हो रही है। कुछ देशों में यह स्थापित हो चुका है और कई देश इसके लिए प्रयत्नशील है। प्रिय स्टूडेंट, ठीक है, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो के स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे। ठीक है। और आप लास्ट नीचे निष्कर्ष के तौर पर निष्कर्ष आप लोग को लिखना होगा। ठीक है। हम निष्कर्ष लिखने के लिए भूल गए। ठीक है। आप लोग निष्कर्ष के तौर पर लिखिएगा कि निष्कर्ष लिखिएगा, उसमें उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों में आज भी काफ़ी समस्या है, और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक प्रणाली अपनाया गया, परंतु सभी देश का आर्थिक विकास प्रक्रिया है वो आर्थिक विकास प्रक्रिया को तेज कर लोगों को तकलीफ को दूर करना है। और वास्तव में भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रणाली वाले देश से कुछ में तीव्र गति से विकास हो रहा है, कुछ में मध्यम गति से विकास हो रहा है और कुछ में नहीं हो रहा है। और जिस स्थिति में स्वतंत्रता से पूर्व था उसी स्थिति में आज भी है, और तीसरी दुनिया के देश उपनिवेशवाद के समाप्ति के पश्चात ये स्वतंत्र हुए हैं। ये आप लिख सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो के स्टडी ग्रुप को जरूर से सब्सक्राइब लाइक शेयर करते प्रिय स्टूडेंट, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें। और आप किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं आप मुझे बता दें। ठीक है। और आप लोग को बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आप लोग के एग्जाम को देखते हुए सारा लेसन हम करवाएंगे। आप लोग को के स्टडी ग्रुप के अलावा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है प्रिय स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।